हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनआईओएस क्लास 10 इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 7। और जैसा कि आप देख पा रहे हो टॉपिक, आज आपको पढ़ना है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बहुत बातें की हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में, है ना, कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाते हैं मार्केट में, है ना। तो उसी से रिलेटेड है प्रोड्यूस मतलब क्या, प्रोडक्शन कोई करता होगा वही तो है कि नहीं। प्रोड्यूस का मतलब क्या है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है कहीं पे, तभी तो वो गुड्स और सर्विसेज हमें मिल रही है। अब गुड्स का तो हमें बड़े आसानी से समझ में आता है कि गुड्स का प्रोडक्शन चल रहा होगा कहीं पे, कोई फैक्ट्री होगी, वहाँ प्रोडक्शन होता होगा, फिर आता होगा हमारे पास गुड्स, है ना। सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि क्या प्रोडक्शन, सर्विसेज में क्या प्रोडक्शन। बट सर्विसेज के लिए भी तो कहीं ना कहीं आप जाते हो, है ना। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो, सर्विसेज के लिए जा रहे हो ना, वहाँ पे स्कूल जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहाँ भी टीचर्स आपको सर्विसेज दे रही हैं। बैंक जाते हो, बैंक में भी आप सर्विसेज लेते हो। होटल जाते हो, होटल में भी कुछ लोग होते हैं जो आपको सर्विस देते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आजकल तो अमेजोन फ्लिपकार्ट ही ले लो, ये भी तो सर्विस ही दे रहे हैं आपको, आपने चूज किया। हालांकि ये ला के गुड्स देते हैं, बट प्रोडक्शन थोड़ी कर रही है गुड्स का, ये सर्विस दे रहे हैं आपको, ला करके सिर्फ प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि गुड्स का प्रोडक्शन क्या होता है और सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या होता है। मैं ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्शन जब होता है तो वो कौन करता है, कोई एक एंटरप्रेनर करता है। अभी हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, है ना। और वो एंटरप्रेनर क्या करता है, सारे जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उनको लाता है ना। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और खुद का एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, सब वो लगाता है। तो कुछ नुकसान हो, प्रॉफिट हो, तो उसी का होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो भाई इतना कैपिटल इन्वेस्ट करता है अपनी, और साथ में इतनी मेहनत करता है, तो उसको तो प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। कोई भी कुछ काम कर रहा है तो उसके बदले तो उसको कुछ रिटर्न तो मिलता ही है ना। आप अगर कहीं जाके जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है ना वहाँ से। तो आप कुछ भी अगर आप कर रहे हो मेहनत, तो उसका आपको आउटपुट तो मिलना ही पड़ता है, मिलता ही है। अगर आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, तो आपका आउटपुट हो गया, है ना। जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट लोगे। चलो, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। सीधी सी बात है, जितना आप इनपुट लगाओगे उस आउटपुट में उतना ही दिखता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, इनपुट का आउटपुट में, है ना। जैसे आप आटे से ब्रेड बनाते हो, तो इनपुट क्या है आपका, आटा है। उसका डो बनाते हो, फिर प्रोसेस करते हो उसको, फिर आउटपुट तो आपका क्या आती है, ब्रेड आती है। तो क्या हुआ, आटा ट्रांसफॉर्म कर दिया गया ना हम ब्रेड के रूप में आउटपुट के लिए, है ना। उसको प्रोडक्शन बोल दिया हमने। तो प्रोडक्शन में जो चीज ली जाती है एज अ रिसोर्स, जैसे आटा, मैंने अभी ब्रेड का एग्जांपल लिया, तो उसको हम कहते हैं इनपुट, है ना। जो रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, या रॉ मटेरियल हो या कुछ और भी हो सकता है, भाई सर्विसेज दे रहा है तो थोड़ी ना रॉ मटेरियल उसको चाहिए। तो जो इनपुट्स होते हैं उसको आप कहते हो, जो रिसोर्सेज होते हैं, सॉरी, उसको आप कहते हो इनपुट्स। फॉर एग्जांपल इस केस में आटा है ब्रेड में, तो वो हो गया आपका इनपुट। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो डॉक्टर एज अ ह्यूमन रिसोर्स हो गया आपका इनपुट, है ना। और जो आपको आउटपुट मिलता है, जो सब गुड्स और सर्विसेज आपकी प्रोड्यूस होती है, उसको आउटपुट बोला जाता है, ठीक। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा। अब देखो, कोई प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे आपको चीज़ें चाहिए होती है ना। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स की, तो कैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अगर बात कर लें, हम राइस से ही प्रोडक्शन कर लें, तो क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले तो लैंड चाहिए, है ना। फिर सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, है ना, प्लो चाहिए, वाटर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, फिर ट्रैक्टर भी चाहिए होगा आपको, है ना। ट्रैक्टर चलाने वाला बंदा चाहिए, डीजल चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए होती है। तो अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या आप डिफाइन करोगे। प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, है ना। और ये हमें बताता है कि किस तरीके से हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन इनपुट, ठीक है। ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब देखो, किसी भी प्रोडक्शन का क्या मकसद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले हमें, और इनपुट कम से कम लगे, है ना। हर कोई यही चाहेगा भाई कि
मैं पैसा कम लगाऊं और ज़्यादा कमाऊं। क्यों? मकसद हर किसी का यही रहेगा ना। तो वही मकसद रहता है प्रोडक्शन में भी, भाई इनपुट कम से कम लगे और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, इसी इसी यही कारण बनता है कि कहीं ना कहीं आप फैक्ट्रीज में देखोगे जो लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको सैलरी कम दी जाती है, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है। काम ज़्यादा लेने का मकसद क्या है? कि अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं और उसके बदले में उसको पैसा कम दे रहे हैं, है ना। हम्म, ठीक है, होप पूरा आपको समझ आ गया हो। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। देखो, प्रोडक्शन ना आप कैसा कर सकते हो, या तो आदमी अपने हाथों से करेगा या तो मशीन से करेगा, है ना। दो तरीके हो सकते हैं किसी चीज को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कपड़ा बनाना है, जो हम कपड़े पहनते हैं, तो दो तरीके से बनते हैं, या तो मशीन में बनते हैं या तो हाथ से बनाए जाते हैं। ठीक, हैंडलूम में बनाया जाता है या पावरलूम में बनाया जाता है, मशीन से या हाथों से। अब जो हाथ से बनाया जाता है, वो देखो कि उसमें लेबर बहुत लगती है। और अगर आप मशीन से बना रहे हो, तो आप मशीन खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए ना। पहले तो मशीन ऐसे तो है नहीं कि आप फ्री में आ रही है, महंगी आती है। तो उसमें क्या लग रहा है? कैपिटल लग रहा है आपका, है ना। तो दो टाइप की प्रोडक्शन आपकी मानी जाती है। टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। जहाँ लेबर का ज़्यादा यूज होता है ना, मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल आपका लगेगी नहीं, और रॉ मटेरियल के तो कैपिटल चाहिए चाहिए ना आपको। लेबर आप मशीन के कम कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ों में कम कर सकते हो, लेकिन फिर भी इनपुट तो चाहिए, कैपिटल तो चाहिए चाहिए, रॉ मटेरियल तो चाहिए चाहिए। तो जहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज हो और कैपिटल कम यूज हो रही हो पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक शर्ट बनाने में, एक कपड़ा बनाने में कम यूज हो रहा हो कैपिटल, और लेबर ज़्यादा लग रही हो, ऐसे को क्या बोलेंगे हम? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ यूज की जाती है? स्मॉल इंटरप्राइजेज में, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में। ठीक है, हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज जो होती हैं। ठीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, नाम से पता चल रहा है ज़्यादा कैपिटल का यूज़ होगा और लेबर का लेस यूज़ होगा, मतलब बहुत सारी मशीनों का यूज़ होगा, है ना। ये टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ करी जाती है? जहाँ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना हो, है ना, और खूब प्रॉफिट कमाना हो। तो गवर्नमेंट यूज़ करती है, बड़े बड़े कॉरपोरेशन कंपनीज यूज़ करती हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, है ना, जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब देखो, प्रोडक्शन का क्या होता है, एक और चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन में रहती है, वो है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या करती है? इंक्रीज करती है एफिशिएंसी ऑफ वर्क, जिससे कि आउटपुट और ज्यादा बेटर होता है। क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर? अभी मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो, आपने देखा है ना, किसी भी कंपनी में कौन होता है? एक जीएम होता है, उसके नीचे मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे आपका बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। कोई, एक होटल का एग्जांपल ले लो आप, कोई वहाँ पे क्या होगा? वेटर होगा, कोई खाना बनाने वाला होगा, है ना, कोई डिश वॉशिंग करने वाला होगा, कोई सफाई कर रहा होगा होटल की, कोई आपके रूम को बना सफाई करता है, चमकाता है, बेड बनाता है ना। उसको क्या बोलते हैं? वो अलग डिपार्टमेंट होता है। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, कहीं पे किचन डिपार्टमेंट बोलते हैं, है ना। जो कहीं पे फ्रंट ऑफिस के होते हैं लोग, जो आप जाते हो रिसेप्शन में, वो आपको बताते हैं कि आपके पास रूम है नहीं है, अवेलेबिलिटी है नहीं है ना। सारी चीज़ें बताते हैं, होटल की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक, तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे भी। कुछ मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे, है ना, कुछ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है। तो अब देख लो, एक छोटे से होटल में ही कितने सारे डिपार्टमेंट हो गए आपके। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स वगैरह में भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो वहाँ काम करने वाले हैं उनको डिवाइड किया जा सके और एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेट किया जा सके, ताकि जो लोग जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं वो उस चीज़ को हैंडल करें, तो बेटर तरीके से कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे, है ना, एफिशिएंटली कर पाएंगे। इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है। ठीक है, होप समझ में आ गया हो आपके ये पूरा। अब इसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर दो टाइप का होता है, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन और प्रोसेस बेस्ड डिवीजन। प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन होता है जहाँ पे इफ अ वर्कर स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन
ऑफ सिंगल गुड और सर्विस। अगर तक एक जो प्रोड्यूसर है ना, वर्कर है, वो एक ही सिंगल गुड बनाने में या एक ही सिंगल सर्विस ही कर सकता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर वर्क। जैसे कि मान लो एक कारपेंटर है, तो वो जानता है सिर्फ लकड़ी का काम करना है ना, अब उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तू फार्मिंग कर दे, हो सकता है उसको नहीं आता हो, या आप उसको ये नहीं कह सकते कि वेल्डिंग कर दे, है ना। एक वेल्डर अपने आप में स्पेशलिस्ट है, आप उसको नहीं कह सकते भाई ये लकड़ी पे ये डिजाइन बना दियो, वो हो सकता नहीं बना पाए, है कि नहीं। तो वो टीलर है ना, कारपेंटर हुआ, वेल्डर हुआ, इसी तरीके से पॉटर हुआ, फार्मर हुआ अपना, है ना। तो ये सब क्या है, एक सिंगल सर्विस या गुड में एक्सपर्ट है। और ये हो गया आपका प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन। प्रोसेस बेस्ड डिवीजन क्या होता है, जहाँ पे एक प्रोसेस होता है ना, और वहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में ही खाना खाने जाते हो, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले आप जाते हो, पूछते हो आप, है ना, कि क्या भाई जगह है, तो आप किससे पूछ रहे हो, वहाँ पे जो फ्रंट ऑफिस में होगा वो बोलेगा हाँ सर है, बैठाएगा आपको, है ना। फिर एक वेटर आएगा आपसे ऑर्डर लेने के लिए, है कि नहीं। फिर वो ऑर्डर जाके अंदर किचन में डिलीवर करेगा, किचन वाले बनाएंगे, फिर वो आपको देगा वापस ला के, फिर आपको बिल पे करना होता है। तो देखो कितने सारे डिपार्टमेंट है वहाँ पे, है ना। तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, तो सबने अपने अपने सर्विसेज दी है ना। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने जो खाना खाया सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से खाया, ये जो किचन में खाना बना रहा है वो ये नहीं कह सकता मेरी वजह से ही खाया है ना। ये थोड़ी है, जो बाहर खड़ा है बंदा, जो उनको एंटरटेन कर रहा है, ऑर्डर लेके आ रहा है, वो उसका भी बहुत रोल है ना। हालांकि आपकी बुक में बड़ा ही सिंपल एग्जांपल दे रखा है ब्रेड बनाने की कंपनी में, कि कुछ लोग देखो आटा गूंदते हैं, है ना, फिर उस गूंदे हुए आटे को प्रोसेस में डाला जाता है, बेकरी ओवन में डाला जाता है, फिर उसको काटा जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है। तो कोई यही नहीं कह सकता कि मैंने ब्रेड बनाई है, क्योंकि सबने अपना अलग अलग काम किया है और सबने उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है। तो ये प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, ठीक है। वो पूरा आपको क्लियर हो चुका हो ये चीज। तो चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो आपके ये ना बड़ी क्लासेस में भी आप इनको यूज करोगे, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब ऐसा इकोनॉमिक्स ना, अगर आपको इकोनॉमिक्स आगे भी पढ़नी है तो आप ये तीनों को हमेशा ही पढ़ते रहोगे आगे भी चल करके, ठीक। तो इसको थोड़ा सही से समझना। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट कुछ नहीं है। टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ output of a commodity at particular level of employment when employment of all the other inputs are unchanged। अब देखो एक प्रोडक्शन में हमने देखा ना, लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए होती है और इंटरप्रेनर चाहिए होता है ना। इंटरप्रेनर तो चलो मान लो एक ही है, तो लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों क्या है, वेरिएबल फैक्टर है कि नहीं। आप लैंड भी बढ़ा सकते हो, ज्यादा एक्वायर कर सकते हो, है ना। लेबर भी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, कैपिटल तो आप बढ़ा ही सकते हो। कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ आप या तो पैसा भी बढ़ा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, या फिर आप मशीन्स बढ़ा सकते हो ज़्यादा, है ना। तो टोटल प्रोडक्ट कहते हैं कि टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप क्या क्या यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हो, लेबर कांस्टेंट रख रहे हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को चेंज कर रहे हो अगर, ठीक है। तो उस समय जो आउटपुट निकलता है हमारा, कब, जब लेबर का इनपुट जो है कांस्टेंट है, तो टोटल प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है, जब लेबर फैक्टर कांस्टेंट रख रहे हैं हम, तो उस आउटपुट को हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। कैसे बढ़ा घटा सकते हो आप? लेबर को बढ़ा दोगे तो टोटल आउटपुट बढ़ जाएगा, लेबर को घटा दोगे तो लेबर आउटपुट, टोटल आउटपुट आपका घट जाएगा, है ना। तो टीपी जो है आपका किस पे डिपेंडेंट है? लेबर के एम्प्लॉयमेंट पे टोटली डिपेंडेंट होता है। लेबर बढ़ेगा तो आउटपुट टीपी बढ़ेगा, लेबर घटेगा तो टीपी आपका घट जाएगा, है ना। तो टीपी क्या है? आउटपुट एट अ पर्टिकुलर लेवल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट एट द
पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, मतलब एक यूनिट कितना आउटपुट दे रहा है उसको बोलते हैं एवरेज हम, है ना। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर्स, ये हो गया आपका एवरेज, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज या डिक्रीज इन टीपी एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, कीपिंग ऑल अदर्स अनचेंज्ड। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि टीपी में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, वो हमें नहीं पता कब, जब हम एक एक्स्ट्रा लेबर ऐड कर देते हैं। तो फिर से समझो, अगर हम एक एक्स्ट्रा लेबर ऐड करें, ठीक है, किसी प्रोडक्शन यूनिट में, तो टीपी में क्या इंक्रीज आए या डिक्रीज आता है हमें नहीं पता, ठीक है। और बाकी सारा जो इनपुट्स है वो अनचेंज रहेगा, सिर्फ हमने लेबर को एक बढ़ाया है। तो जो आउटपुट आ रहा है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट को आप डिफाइन कैसे करते हो, टीपीएल माइनस टीपीएल माइनस 1। इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपका एक वो लिया हुआ है, चार्ट लिया हुआ है, किसी कंपनी का प्रोडक्शन का लिया हुआ है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक लेबर है, टोटल आउटपुट कितना आ रहा है वो लिखा हुआ है, जैसे 0 है 0। एक लेबर, मान लो एक जूता बनाने की फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो एक लेबर 10 जूता बनाता था, दो जब एक और लेबर बढ़ाया गया 2 हो गए तो 22, एक और बढ़ाया गया 3 लेबर हो गए तो 36, एक लेबर और बढ़ाया 4 लेबर हो गए तो 44, 5वें पे 50, छठे पे 55, 7वें पे 56, है ना, ऐसे मिला। अब आपको पूछा जा रहा है, टीपी दिया हुआ है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, इसको सही से समझ लो। ये आपको टीपी दे दिया है, अब आपको पूछा है एपी निकालो। एपी आप कैसे निकालोगे, एपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, ये देखो टीपी बटा एल। आप देखो टीपी बटा एल निकालो, टीपी कितना है 10 डिवाइडेड बाय एल 10, 22 डिवाइडेड बाय 2 11, 36 डिवाइडेड बाय 3 12, 44 डिवाइडेड बाय 4 11, 50 डिवाइडेड बाय 5 10। इस तरीके से नीचे भी है वही, ठीक है। तो एपी समझ में आ गया होगा आपका। आप पूछा एमपी बताओ, एमपी का मैंने बोला था आपको एग्जांपल से समझेंगे। अब देखो एमपी में क्या है, टीपीएल माइनस टीपीएल माइनस 1, टीपीएल माइनस टीपीएल माइनस 1। अब हमें फर्स्ट 0 पे तो कुछ नहीं निकल सकता, है ना, एवरेज भी 0 पे कुछ नहीं निकाल सकता। आप 0 बटा 0 क्या लिखोगे, 0 बटा 0 कुछ भी नहीं लिखना, तो पहले से ही निकालोगे। तो टीपीएल माइनस टीपीएल माइनस 1, तो 10 माइनस 0 10 आ गया। 2 यूनिट का एमपी क्या निकल के आया, जब आपने एक और बढ़ाया, मार्जिनल लेबर बढ़ाया, तो क्या निकल के आ रहा मार्जिनल प्रोडक्ट 22 माइनस 10 12 निकल के आया। फिर आपने एक और लेबर बढ़ाया तो कितना बढ़ा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 36 माइनस 22 14, है ना। अब देख लो, मतलब आपने एक लेबर और बढ़ाया तो आपको कितना प्रोडक्शन का और फायदा हुआ 14 का। तो ऐसे ही आप एमपी में निकाल लोगे। बट एमपी में आप देखोगे एक सर्टेन पॉइंट आएगा कि पहले तो वो बढ़ेगा, फिर वो घटना चालू होगा, घटते घटते वो 0 जाएगा और 0 के बाद वो नेगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे यार ये कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, नहीं, ये फैक्ट है, ठीक है। हर टैली में कहीं भी आपको ये कोई भी प्रोडक्शन का यूनिट होगा ना, वहाँ ऐसा होगा ही होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट पे हाईएस्ट पहुंचेगा, फिर घटना चालू होगा, 0 होगा और 0 के बाद फिर वो नेगेटिव होगा, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका। क्यों होता है ऐसा, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक, ये भी आपका एक लॉ है। अब इस लॉ में आप क्या बोलोगे, वी से दैट विद कंटिन्यूअस इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर लेबर, its marginal product will increase initially till certain point is reached, but after that it will decrease and may become negative, keeping all the factors unchanged. This is popularly known as law of diminishing marginal product of labor। और जो मैंने आपको बताया ना स्टेटमेंट हिंदी में, कि धीरे जैसे जैसे आप लेबर का बढ़ाते हो, है ना,
वैसे वैसे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे वो मैक्सिमम पहुंचता है, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू होता है और इवन नेगेटिव तक चला जाता है विद इंक्रीज इन लेबर ओनली, विद ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बाकी सब फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रख रहे हो, सिर्फ लेबर बढ़ा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ना तो आप कैपिटल लगा रहे हो, ना आप रॉ मटेरियल बढ़ा रहे हो, कुछ नहीं बढ़ा रहे हो आप, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप लेबर बढ़ा रहे हो। हम्म? तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट सीधा सीधा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से लिख के आ जाओगे चीज को। ये इतनी बड़ी लंबी राम कथा यही लिखी हुई है इन्होंने, जो हम पढ़ चुके हैं पर एग्जाम्पल में, ठीक है। चलो, प्रोडक्शन प्रोसेस और रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, और क्या रह गया, आइडेंटिफाइंग वेरियस टाइप्स, 2-3 टॉपिक और रह गए। चलो फटाफट खत्म करते हैं इस चैप्टर को भाई, आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें इन्वॉल्व क्या क्या करते हैं हम, अरेंज करते हैं हम वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, है ना। जैसे कि ओनर ऑफ द फैक्ट, कौन करता है ये अरेंज, ओनर ऑफ द फैक्टर्स करता है ना। उसको राइट कॉम्बिनेशन में मिलाया जाता है, कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है ना प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद फिर उसको स्टोर किया जाता है, और उसके बाद फिर उसको मार्केट भेजा जाता है बेचने के लिए, है ना। ये हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस आपका पूरा। अब ये सब कौन करेगा, ये सब करने के लिए किसी ना किसी को तो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना पड़ेगा, है ना। ये सब को लीड करता है कौन, एंटरप्रेनर, है ना, जो सब कुछ सोचता है, हाँ यार ये चीज में ये मैं बनाना चाहता हूँ, फिर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाता है, फिर कितनी क्वांटिटी में बनेगा वो भी वही डिसाइड करता है, कब तक रखना है वो वही डिसाइड करता है, कितने में बिकेगा वो वही डिसाइड करता है ना। तो एंटरप्रेन्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। चलो, रोल एंड इम्पोर्टेंट ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, क्या इंपॉर्टेंस है फर्म्स का और इंडस्ट्रीज का। सबसे पहले तो फर्म और इंडस्ट्री में हम डिफरेंस समझें। फर्म क्या होती है, फर्म इज एन इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट विच प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल इन मार्केट। अब फर्म क्या होती है, एक इंडिविजुअल यूनिट होती है, प्रोडक्शन यूनिट, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है जो गुड्स या सर्विसेज बनाती है जिसको सेल किया जाता है मार्केट में। अब ये कोई भी हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई चैरिटेबल स्कूल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, या हो सकता है आपकी अपनी कंपनी हो छोटी सी, है ना। या फिर कुछ एक बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो होती हैं, जैसे बाटा, एक्शन वगैरह, जूते की कंपनियां जैसे आपका दिया हुआ है, या कोई और भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का आप लेके देख लो, मारुति हुई, है ना, अ, या हुंडई हुई, या फिर कोई कार बनाने वाली, कंप्यूटर बनाने वाले, है ना, कपड़े बनाने वाले, कोई भी, ये सब क्या है, एक यूनिट है वो लोग, है ना। वो कपड़े बनाते हैं, कोई कार बनाता है, एक एक कंपनी, पूरी के पूरे ग्रुप को नहीं बोल रहे हम, सिर्फ एक एक कंपनी को। अब हम समझते हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, इंडस्ट्री से समझते हैं। जब ग्रुप ऑफ फर्म्स एक ही जैसा कमोडिटी बनाती है उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाटा शू कंपनी, अब ये बाटा शू कंपनी क्या है, एक फर्म है, ठीक है, जो किसका पार्ट है, शू इंडस्ट्री का पार्ट है। क्यों बोल रहे हैं हम, जब ग्रुप ऑफ कंपनीज एक जैसा प्रोडक्ट बनाती हो तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक। और जो उसके अंदर पर्टिकुलर कंपनीज होती हैं उसको हम फर्म बोलते हैं, ठीक। जैसे बाटा हुई, एक्शन, लिबर्टी, एडिडास, नाइक, रिबॉक, ये सब क्या बनाते हैं, सब जूता बनाते हैं, है ना। तो ये सब किसके पार्ट है, शू इंडस्ट्री के पार्ट है। लेकिन ये अपने आप क्या कहलाएंगे, बाटा को आप क्या बोलोगे, एक फर्म है। एडिडास को क्या बोलोगे, फर्म है। नाइकी को क्या बोलोगे, फर्म है। रिबॉक एक फर्म है, जो कि किसका पार्ट है, शू इंडस्ट्री का पार्ट है ना। इसी तरीके से दूसरे भी लोग हैं जो अलग अलग चीजें बनाते हैं, कुछ लोग फूड ग्रेन्स बनाते हैं, है ना, कुछ वेजिटेबल उत्पादन करते हैं, तो आप क्या बोलते हो, वो फार्मर है ना, प्रोडक्शन यूनिट है एक, वो अपने आप में एक फर्म है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का पार्ट है ना।
ऐसे ही कुछ लोग क्लॉथ्स बनाते हैं, टेलीविजन, कंप्यूटर, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, है ना? तो इनके अंदर बहुत सारी कंपनीज है। आप देखो एयर कंडीशनर कितनी सारी कंपनीज है, वोल्टास है, एलजी है, हुंडई है ना? कैरियर है, और कौन सा यार, ब्लू करके कुछ आता है ना, ध्यान में नहीं आ रहा मेरे। तो ऐसे एसी की कितनी सारी कंपनीज है ना? तो वो कंपनी क्या है, मतलब वो फर्म है। और अगर एयर कंडीशन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये सारी कंपनी उसके अंदर आ जाएगी। कार्स की बात कर लो, कार कौन कौन बनाती है आपकी? टाटा है, होंडा है, मारुति है ना, एम जी है, और कौन सी भाई, वॉल्वो हो गई, बीएमडब्ल्यू आपकी हो गई, मर्सिडीज हो गई, कितनी सारी कंपनी है कार्स की। तो ये सब क्या है, सारी की सारी फॉर्म्स है। और अगर आप कार इंडस्ट्री की बात करोगे तो ये सब हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो अब आपको इंडस्ट्री और फॉर्म का डिफरेंस समझ में आ गया। अब इनका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, देखते हैं। सबसे पहले तो ये गुड्स एंड सर्विसेज करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जो हम लोग यूज करते हैं रोज, है ना? ये अलग अलग टाइप के गुड्स देती हैं। कोई फूड दे रहा है, कोई आपको क्लॉथ दे रहा है, कोई आपको कंफर्ट के लिए एसी दे रहा है, कोई आपको कार दे रहा है ना, कोई आपको शू दे रहा है। तो अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, अब ये देखो, ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा गुड्स भी बनाते हैं जो इन्वेस्टमेंट में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंपनीज प्लांट्स बनाती हैं, है ना, कुछ कंपनी मशीन्स बनाती हैं, कुछ क्या नहीं, ट्रक बना रही है, बस बना रही है, रेलवेज बनाती हैं, कुछ शिप्स बनाता है। तो ये सब क्या है, आगे किसी चीज के लिए यूज होती है, किसी और फॉर्म से इंडस्ट्रीज को यूज करती है। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट देती है बहुत सारे लोगों को। आप देखो, आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? इसीलिए ना कि आपको कोई जॉब मिल सके अच्छी सी, है ना? अब आप में से किसी के पास अच्छा पैसा होगा, वो खुद का बिजनेस भी कर सकता है, आप ये कहोगे। लेकिन हाँ, ज्यादातर लोग तो पढ़ाई भी कर, वो भी करेंगे, जॉब भी करेंगे। आप में से कुछ लोग, मैं चाहूंगा आप में से ज्यादातर लोग एंटरप्रेनर बने, लेकिन कुछ लोग तो जॉब भी करेंगे ना। एंटरप्रेनर आप बनोगे तो आप भी तो चाहोगे आपके यहाँ कोई जॉब करे, आप खुद ही थोड़ी सारा काम करोगे, है ना? अब आपको मान लो कहीं आपको अपना शेड बनवाना है फैक्ट्री का, तो आपको थोड़ी ना आता है वो वेल्डिंग फिल्डिंग करना सारा कुछ, कि सब कुछ सीख जाओगे आप? तो ऐसे तो पूरी लाइफ लग जाएगी, है ना? इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर किया गया है ना, ताकि कुछ चीज़ों के लिए स्पेशलाइज रखा जाए और आप उस चीज़ पर फोकस करो जो आप, जिस चीज़ में बेटर हो, है ना? आप अपने इंटरेस्ट का काम करो। तो अब डॉक्टर चल जाएगी, नहीं यार वेल्डिंग तो कुछ खास काम नहीं है, मैं ही खुद ही सीख जाऊंगा, मैं खुद ही कर लूंगा, तो वो 2 साल पहले वेल्डिंग सीखे, तो ये बेकार काम है ना भाई। आप एक तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, और आप वो चीज़ कर भी नहीं पाओगे उतना बेहतर तरीके से, क्योंकि जो वेल्डर है वो अपना रोज काम करता है, उसको कितना एक्सपर्ट है उस चीज़ में, समझ लो ना? आप डॉक्टर ही करो ना, क्यों? आप समझ लो। तो इस तरीके से जो फॉर्म्स और इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, रोजगार देती है। अब जब रोजगार पाएंगे तो उससे पैसा कमाएंगे, तभी तो वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखो, इनमें से कई सारी फार्म इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। स्टार्टअप, आप देख लो हर जगह कहीं ना कहीं, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके घर में एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, बिजली कौन दे रहा है? टाटा पावर दे रहा है। ऐसे ही बीएसटी करके है मुंबई वगैरह तरफ, या कहीं और भी प्राइवेट कंपनीज देती रहती है ना, अडानी पावर वगैरह। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन देख लो आप, ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखो, चलो इंडियन रेलवे तो गवर्नमेंट की है, बट आप फ्लाइट्स की बात अगर करें तो कितने सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं। एयर इंडिया है ना, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, ठीक। तो 3-4 कंपनियां हैं, तो ये भी आपको सर्विसेज दे रही हैं। कम्युनिकेशन के में आपका देख लो, कम्युनिकेशन कौन कौन होता है, एयरटेल है, वोडाफोन है, फिर आपका बीएसएनएल है ना, और कौन है भाई, जियो है। 3-4 तो हो ही है। ऐसी हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सारी कोई ना कोई कंपनी से प्रोवाइड कर रही है ना। और ये सब हमारे कहीं ना कहीं वांट से सेटिस्फाई करती है ना। और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तभी तो कंट्री डेवलप करेगी। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री डेवलप ही नहीं कर सकती। तो हम डिनाई नहीं कर सकते इनका रोल, है ना। चलो, इसी के साथ आपका ये लास्ट टॉपिक आ जाता है, बहुत ही आसान है, बस 5 मिनट और लगा लो और अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइडेंटिफाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी।
अब देखो, अब हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे, जितने एंटरप्रेन्योर थे ना, एक तरीके से एंटरप्रेन्योरों की बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो ओनरशिप के बेस पे प्रोडक्शन यूनिट कितने टाइप के हो सकते हैं, इंडिजीनियस और फॉरेन, है ना, या तो इंडिया वालों की होगी या तो विदेशियों की होगी प्रोडक्शन यूनिट, है ना। तो इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट कौन से होते हैं, वो प्रोडक्शन यूनिट जो इंडिया में ही लोकेटेड है और जिनके ओनर कौन है, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री है, ठीक है, जो इंडियंस ही है, उनको हम इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट बोलेंगे। आपको ओन्ड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री लिखना है। अब रेजिडेंट क्या होता है ये आप अगली क्लास में जाकर पढ़ोगे, फिलहाल आपको यही लिखना है कि प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड इन द कंट्री एंड ओन्ड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है ना, रेजिडेंट ऑफ कंट्री लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो आप देखते हो आपके आसपास में कितने सारे शॉप्स हैं, है ना, सबका कौन कर रहा है, यही इंडिया में लोकेटेड है, यहीं के लोकल लोग करते हैं ना। स्मॉल फैक्ट्रीज, बिग फैक्ट्री, आप देखते हो हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज, सिनेमा हॉल, ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की हर जगह है चीजें। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, उनके क्लिनिक होते हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, ट्यूशन सेंटर दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब के सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको सोसाइटी में। तो ये सब कौन है, आपके इंडिजीनियस है, लोकल लोग ही प्रोवाइड कर रहे हैं और इंडिया में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इनको बोला जाता है इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट्स। अब इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, प्राइवेट प्रोडक्शन यूनिट, गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट। प्राइवेट प्रोडक्शन यूनिट कौन से होते हैं, जहाँ पे आप देखते हो ज्यादातर इंडिया में जो शॉप, ऑफिस, फैक्ट्रीज है, ये क्या ओन्ड बाय प्राइवेट पर्सन होते हैं, या तो ग्रुप्स ओन करते हैं या फैमिलीज ओन करती हैं, है ना। और ये लोग जो भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो मार्केट में बेचा जाता है। कि सेम एम क्या है इनका, प्रॉफिट, है ना, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाना। क्यों, अब देखो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओनर्स, ठीक। अभी ओनर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो क्लासिफाई करेंगे हम कैसे, किस तरीके से कर सकते हैं हम क्लासिफाई, चलो। तो है ना, तो हम क्लासिफाई करते हैं प्राइवेट ओनरशिप कितने टाइप की होती है। एक होती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी या कॉर्पोरेशन, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी, और पांचवी है आपकी प्राइवेट एनपीओ। एनपीओ मतलब हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप बात करते हो तो इसमें सिंगल ओनर होता है, ठीक है, लॉस हो प्रॉफिट हो सब उसका अपना रहता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसका मैनेजमेंट के लिए, एक तरीके से एंटरप्रेन्योर जो होता है वही, ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का अगर आपका है, आप बोलते हो ना पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म में कितने लोग हो सकते हैं ओनर, दो या दो से ज्यादा, लेकिन इसमें भी मैक्सिमम एक नंबर है, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। और ये सब क्या कहलाते हैं, ओनर्स ऑफ, जो जितने भी ओनर्स होते हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं ना। और इन सब के पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट एंड वर्किंग की ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट, और जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो सब आपस में इक्वली बांटते हैं, ठीक है। कंपनी या कॉर्पोरेशन बोलते हैं, तो ये क्या है, जब बहुत सारे लोग मिल करके एक प्रोडक्शन यूनिट को स्टार्ट करें तो उसको आप कहते हो कंपनी, ठीक है। और जो इसमें इन्वेस्टमेंट होता है वो डिवाइडेड होता है, उसको बोला जाता है शेयर्स। और जो शेयर के ओनर्स होते हैं उसको बोला जाता है शेयर होल्डर्स, है ना। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं, दो, ठीक, और मैक्सिमम 50। ये याद रखना नंबर्स, है ना, कहीं भूल जाओ गलत लिख दो। पार्टनरशिप में दो, मैक्सिमम 20, कंपनी में दो, मैक्सिमम 50। पब्लिक कंपनी होगी अगर तो वहां पे क्या होगा, मिनिमम नंबर 7 होगा और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती, कोई कितने भी हो सकते हैं। अब ये शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के या ओनर्स जो होते हैं कंपनी के, वो सेलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को फॉर मैनेजिंग द कंपनी, है ना, जिसको मैनेजमेंट बोला जाता है या डायरेक्टर्स बोलते हैं, वो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनीज किस, अब कंपनीज को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने एक
एक्ट बनाया हुआ है, कंपनीज एक्ट 1956, कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, है ना, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। तो वो है कंपनीज एक्ट 1956 में। प्रॉफिट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाता है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम अगर आप बोलो तो कौन है? टाटा आयरन स्टील है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बजाज ऑटो, लिप्टन इंडिया, ये सारे कुछ एक एग्जाम्पल हो गए, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं ना कहीं कंपनी की तरह ही होती है, इसमें भी ओनर्स होते हैं, है ना। यहाँ पे वॉलंटरी होता है एसोसिएशन, ठीक, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, और इसमें भी शेयर होल्डर्स होते हैं। ये वहाँ कंपनी एक्ट 1956 चल रहा था, तो यहाँ कोऑपरेटिव एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 लगता है। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ 10 होते हैं, ठीक है, अपर की कोई लिमिट नहीं, लेकिन मिनिमम 10 होने चाहिए यहाँ पे। शेयर होल्डर्स ये अपने में से ही सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को मैनेजमेंट बना देते हैं, और प्रॉफिट तो ऑब्वियसली सब में डिवाइड होगा। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं जो कि एक रिजनेबल रेट पे, बहुत महंगा भी नहीं, बहुत एकदम फ्री में भी नहीं, एकदम मतलब जायज रेट पे बेचते हैं, मार्केट से कम ही रेट पे वो चीज़ों को बेचते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी आपने कई जगह नाम सुना होगा, फ्लैट और हाउसेस दिए जाते हैं, वो अपने मेंबर्स को देते हैं, है ना। केंद्रीय भंडार का नाम तो पक्का ही सुना होगा आप लोगों ने, ये भी एक तरीके की बिग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक। फिर आता है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ एक ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होती हैं जो कि कुछ एक इंस्टीट्यूशंस चलाती हैं ना, जैसे कि ट्रस्ट सोसाइटी हुई, वो लोग चलाते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल स्कूल, वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं। इनका मकसद होता है कि सोसाइटी को सिर्फ सर्विस देना, कोई प्रॉफिट वॉफिट नहीं अर्न करना, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गए हो प्राइवेट ओनर प्रोडक्शन यूनिट्स के टाइप थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के। ये तो बहुत ही आसान है। गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो है, इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट आपको क्या क्या सर्विसेज देती है, एजुकेशन देती है, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में दे रही है, रेलवे के फॉर्म में दे रही है, पहले तो एयर इंडिया भी था, अब एयर इंडिया नहीं रहा, है ना। टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा देती है आपको। टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग आपको कौन सा, BSNL, भाई BSNL MTNL अभी भी है, बंद नहीं हुए पूरे, ठीक। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, अभी इन ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है, सरकारी है तो कोई तो इन पर नजर रखता होगा ना, तो कौन रखता है, डिपार्टमेंट्स जो है बहुत सारे, जिनको मिनिस्ट्री चलाती है ना, अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हुई, और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हुई, हर मिनिस्ट्री के अंडर कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। चाहे कोई भी सर्विस ले लो, कोई ना कोई डिपार्टमेंट के अंडर होता है, जैसे पुलिस ही देख लो आप, होम मिनिस्ट्री के अंडर होती है ना। हाँ, कोई भी आप एक लोग हैं, आप जान, तो आपको पता है कि हाँ अगर ये लोग काम नहीं कर रहे तो आपको कहाँ कंप्लेंट करनी है, या कहाँ आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है लोअर लेवल पे, तो आपको कहाँ जाना होगा, मैनेजमेंट के पास, ठीक है। तो बिग कॉर्पोरेशन है ना, ये हो गई आपके। गवर्नमेंट में ना कुछ एक ऐसी भी प्रोडक्शन यूनिट्स है विच आर सपोर्टेड एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट बट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। उनको सपोर्ट तो करती है गवर्नमेंट, इवन पैसा भी लगाती है गवर्नमेंट, लेकिन वो लोग इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं, वो किसी के अंडर जल्दी आते नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस को हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे इंडियन एयरलाइंस, ठीक, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, MMTC, LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, और गवर्नमेंट है लेकिन इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, ठीक। अब फॉरेन प्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, बस 1 मिनट का है। ऐसे फॉरेन प्रोडक्शन यूनिट हम उसको कहते हैं जो लोकेटेड तो हो हमारे कंट्री में, लेकिन ओन्ड बाय फॉरेनर्स, ठीक है, या नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, फॉरेनर्स या नॉन रेजिडेंट, ठीक। जिसमें कि फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, मोर देन 50% होना चाहिए टोटल कैपिटल में, ठीक। मान लो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाई, कोई कंपनी खुली गई, तो उसमें से 50,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट
फॉरेनर्स का होना चाहिए 50% ज़्यादा। अब ये भी 2 टाइप की है, मल्टीनेशनल और कोलैबोरेशन। मल्टीनेशनल वो होती हैं जब जो फर्म्स जिनका हेड ऑफिस तो किसी एक कंट्री में होता है, लेकिन वो बिज़नेस बहुत सारी कंट्रीज़ में कर रहे होते हैं, है ना? तो उनको बोला जाता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। नाम से ही पता चल रहा है मल्टीनेशनल। एग्ज़ाम्पल्स कौन-कौन सा है? कोका कोला, पेप्सी, जॉनसन जॉनसन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, है ना? फोर्ड, हुंडई वगैरह, एलजी, गूगल, वोडाफोन, ठीक? ये एमएनसीज़ हो गई। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का नाम से ही पता चल रहा है, 2 चीज़ें मिलके हो रही हैं। तो ऐसी प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे फॉरेन और डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? इसमें से कुछ प्रोडक्शन यूनिट का कुछ पार्ट इंडिजिनियस होता है, कुछ फॉरेन होता है, और फॉरेनर्स की जो प्रोडक्शन ओनरशिप होती है वो मोर देन 50% होती है, ठीक है? ऐसे में इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा? मारुति सुजुकी है। आप जानते हो मारुति इंडिया की है, सुजुकी जापान की कंपनी है ना? पहले हीरो होंडा भी होता था, है ना? फिर अब तो अलग हो गया, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। ऐसे बहुत सारे पहले पहले ज़्यादातर चीज़ें कोलैबोरेशन में ही होती थी। अब धीरे धीरे इंडिया वाले खुद ही करने लग गए। तो वो भी आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया हो, कहीं पे डाउट हो 1-2 बार सुन लिया करो यार, ठीक है? किताब जरूर पढ़ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम है तो किताब पढ़ो। किताब पढ़ने से आपको दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं, जो हो सकता है मैं बताऊँ और आपको याद अभी तो रहे, हो सकता है बाद में ना रहे, लेकिन आप एक बार पढ़ लोगे किताब तो आपको 100% याद हो जाएगा वो चीज़, है ना? तो किताब जरूर पढ़ा करो, ठीक? और टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, तब तो फिर वीडियो अच्छे से देख लो, 1-2 बार सुन लो तो ही काफ़ी है, ठीक है? कोई दिक्कत हो कमेंट करो, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।